जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज 100 का दम वाली सीरीज में आज हम लेके आए हैं अपना थर्ड पार्ट, जहां पे हम फिर से डिस्कस करेंगे बेहतरीन 10 क्वेश्चन, जिसमें से कि आप लोग सीखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बच्चों, पिछले 20 क्वेश्चन में हमने लगभग हर प्रकार के जितने क्वेश्चन आए हैं और उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बन सकते हैं हमने सीखे हैं। उम्मीद करता हूं हर बच्चे को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा और आने वाले समय में भी आप कोशिश करेंगे कि आने वाले जो क्वेश्चन होंगे आज के, आप खुद से करने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आपके लिए आज का क्वेश्चन ये रहेगा, लिखा है बच्चा कि इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस इनिशियली एट रेस्ट आर एक्टेड अपॉन बाय द सेम फोर्स। ध्यान रखिएगा बच्चा, जो जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वही क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं हर बच्चा इसे ध्यान से सुने और अपने आप से करने की कोशिश करे। लिखा है सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम देन द बोथ बॉडी अक्वायर द सेम। बोला गया दो बॉडी हैं, अगर आपके पास दो बॉडी है बेटा जिनका मास अलग है, इसका मास m1 है और इस वाली बॉडी का मास m2 है, ठीक है ना। दोनों पे सेम फोर्स लगाया गया है, इसका मतलब इसको भी आपने F फोर्स दिया है और इस वाली बॉडी को भी F फोर्स दिया है। और ये जो फोर्स लगाया गया है बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेम टाइम के लिए लगाया गया है। आपसे बोला गया है इस केस में इनमें से कौन सी क्वांटिटी यानी कि फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी। क्या आपका वेलोसिटी रहेगा, क्या आपका मोमेंटम रहेगा, या एक्सेलरेशन होगा, या काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ध्यान से देखें बच्चा, अगर फोर्स बराबर है इसका मतलब पहले वाले ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा m1a1, है ना, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है ma, बहुत छोटी सी बात है। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा उसको क्या हो जाएगा m2a2। अब देखेंगे ध्यान से, फोर्स बराबर है यानी कि हम लिख सकते हैं m1a1, हम लिख सकते हैं बच्चा m1a1 इक्वल टू m1a1 इक्वल टू m2a2, है ना। ध्यान से देखेंगे आप क्या लिख सकते हैं, m1a1 इक्वल टू m2a2। अब हम जानते हैं मास तो चेंज नहीं हो सकता, इसको तो हम लिख नहीं सकते, लेकिन क्या हम ऐसा लिख सकते हैं m1 v1 अपॉन t1 बराबर m2 v2 अपॉन t2। एक छोटे से अगर हम देखें कि एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे बच्चा टाइम दोनों के लिए बराबर है, t1 बराबर t2 है, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ध्यान देंगे आप, t1 बराबर t2 क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। इसका मतलब यहां से बनेगा m1 v1 बराबर m2 v2, और ये आप जानते हैं m1 v1 क्या होता है, मोमेंटम होता है। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाएगा एक्स ग्रुप के लेवल के हिसाब से, एनडीए के लेवल के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, फिर भी कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है, लेकिन बच्चा एक्स ग्रुप वाले बच्चों के लिए तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अपने क्वेश्चन को मार्क करते जाइए कि आपने आज कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चा ये रहा, लिखा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कि बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या चीज मेजर करेगा। तो बच्चा यहां पे बोला गया है कि यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशन, जो आपकी समुद्र की गहराई है उसे किससे मेजर किया जाएगा। टेक्निक जो इस्तेमाल होती है बेटा वो नहीं है, टेक्निक इस्तेमाल होती है सोनार। आप लोगों ने सोच लिया होगा कि सर सोनार तो ऑप्शन में नहीं है। यहां पे बोला गैल्वेनोमीटर, फिर बोला बेटा फ्लक्स मीटर, आपसे बोला गया एंडोस्कोपी, और बोला गया फेदोमीटर। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा भी नॉलेज होगी, जिन्होंने हमारे लेक्चर अटेंड किए होंगे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। देखो, गैल्वेनोमीटर से हम ये पता करते हैं कि आपके सर्किट में, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला सर्किट नहीं है, ये सर्किट है इलेक्ट्रिक सर्किट। आपके सर्किट में करंट है कि नहीं, यानी कि ये बताएगा प्रेजेंस ऑफ करंट। अगर करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है बेटा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, अगर करंट नहीं होगा तो डिफ्लेक्ट नहीं होगी। यानी कि गैल्वेनोमीटर ये पता करता है कि सर्किट में करंट है कि नहीं है। दूसरे तरीके से एग्जाम पूछेगा कि लीस्ट करंट, बहुत मिनिमम करंट, माइक्रो एम्पियर तक के करंट को गैल्वेनोमीटर आपका मेजर कर सकता है। दूसरी बात आती है बेटा फ्लक्स मीटर। दूसरा क्या आता है, फ्लक्स मीटर। आप समझ गए होंगे, फ्लक्स आपने सुना होगा, एक सुना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा सुना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो आप समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ये मेजर नहीं करता, जी हां बिल्कुल ये मेजर करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को।
परमानेंट मैग्नेट की वजह से किसी पर्टिकुलर एरिया से जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी ये फ्लक्स मीटर वो ही बता देगा। ठीक है। दूसरा बच्चा आपका इंडोस्कोप। इंडोस्कोप आपने देखा होगा, आपके इंटरनल ऑर्गन की जो जांच की जाती है उसके लिए इस्तेमाल होता है, जो टर्म इंडोस्कोप इस्तेमाल होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये तीन जो नहीं हो सकते सर, तो डेफिनेटली जो मेजर करेगा ओशन की डेप्थ वो करेगा फेदोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। उम्मीद करता हूं चारों के चारों ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना। और एक बात जरूर, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बच्चा आपसे, रेक्टिफायर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, रेक्टिफायर आर यूज टू कन्वर्ट, बहुत बहुत ज्यादा, फिर से ये भी आपका एनर्जी कन्वर्टर है ना। रेक्टिफायर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जरा बताएं आप लोग। पहला ऑप्शन है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। कई बच्चे इस बात से लेके घबरा जाते हैं कि पहला ऑप्शन ही थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ध्यान रखेंगे बेटा, रेक्टिफायर की बात हो रही है, जब हम हाई को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए बेटा इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफॉर्मर। हम लोगों ने आपको पढ़ा रखा है ट्रांसफॉर्मर, और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। ट्रांसफॉर्मर जिस प्रिंसिपल पे काम करेगा वो है म्यूचुअल इंडक्शन, और काम क्या है इसका? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकता है। समझ में ही बात। दूसरा लिखा डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट। अब आप देखेंगे बेटा डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कौन कन्वर्ट करता है, जरा एक बार बताइए आप लोग। डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बेटा जो कन्वर्ट करता है वो होता है आपका इन्वर्टर। वो क्या होता है आपका? इन्वर्टर, है ना। आपके घरों में लगा होगा, कभी कभी लाइट चली जाती है गर्मियों में, आपने देखा होगा, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है पंखे वंखे की, तो उसके लिए आप अलग से अपना एक बैकअप रखते हैं। तो उसमें आप क्या करते हैं? चार्ज को स्टोर करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो आपको चार्ज देने लग जाता है। ठीक है। यहां पे जो सबसे सही आंसर होगा इसका, रेक्टिफायर बेटा यूज किया जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में इस्तेमाल करने के लिए। कभी कभी आपके घर में ऐसे कुछ डिवाइस होते हैं बेटा जिनको अल्टरनेटिंग करंट पसंद नहीं है, इट मींस उनको पसंद है डायरेक्ट करंट। तो हमें उस ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है, तो जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है बच्चा उसे बोला जाता है रेक्टिफायर, है ना। रेक्टिफायर क्या होते हैं सर? रेक्टिफायर बेटा पीएन जंक्शन डायोड का कॉम्बिनेशन होता है। ये आपके सेमीकंडक्टर पार्ट से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। ध्यान रखेंगे ये तीनों ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सीडीएस, एक्स और एनडीए के लिए। ठीक है बच्चा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजिंग अ हाई करंट फ्यूज इन अ लो करंट अप्लाइड। ध्यान रखेंगे, फ्यूज आपने देखा होगा, कभी कभी आपने देखा दो तरीके, अगर आपके कभी कभी जो आपके फ्यूज होते हैं, ये आपके जो फ्यूज होते हैं बेटा, या तो आपके सर्किट में ओवरलोड हो जाए, है ना, ओवरलोड हो जाए तब इस्तेमाल होते हैं, या फिर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाए। क्या हो जाए? शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो फ्यूज वायर क्या करते हैं? फ्यूज वायर बेटा वो है कि आपके सर्किट को बचा लेंगे। शॉर्ट सर्किट अगर कभी हो जाता तो एक कनेक्शन को ब्रेक कर देते हैं, सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। अब सर जो फ्यूज वायर है बेटा, इसकी खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो इसका लो मेल्टिंग होना चाहिए। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चा वो क्या होना चाहिए? लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम आपसे पूछ लेगा फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा ध्यान से सुने, हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उनको जल्दी से फ्लो करा सके, इसको बोलते हैं हाई कंडक्टिविटी, या दूसरे भाषा में बोल सकते हैं लो रेसिस्टिविटी। तो जिसका लो रेसिस्टिविटी होगा डेफिनेटली उसका क्या हो जाएगा? हाई कंडक्टिविटी हो जाएगा। अब क्या है, बोला गया कि अगर हाई करंट फ्यूज है, इसका मतलब उसका जो रेट है, माना कोई फ्यूज है वो 5 एम्पेयर तक के करंट को बेटा झेल सकता है, और आपका जो करंट है सपोज 1 एम्पेयर है, कितना है आपका जो सर्किट है वो, किसमें कितना करंट सो रहा है? 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो फ्यूज वायर है ये तो 5 एम्पेयर तक को आने देगा। आपका सर्किट दे रहा है 1 एम्पेयर, माना आपका सर्किट 2 एम्पेयर ना झेल पाए, लेकिन ये तो उसको अलाउ कर देगा। इसकी वजह से पूरा सर्किट खराब हो जाएगा बेटा, मेल्ट हो जाएगा पूरा सर्किट। इसलिए ध्यान रखेंगे, यूजिंग अ हाई करंट फ्यूज इन लो करंट अप्लाइड वेरी वेरी डेंजरस, ये बहुत घातक है। ठीक है ना। आप ऐसा फ्यूज इस्तेमाल करेंगे जिससे आप चाहते हैं कि आपका सर्किट क्या रहे? सुरक्षित रहे। क्लियर है बच्चा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे नोट करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, साउंड वेव इन एयर आर। ध्यान से देखें, साउंड वेव जब एयर में जाती है बेटा तो कैसी होती है? लिखा लॉन्गिट्यूडनल,
लिखा पोलराइज्ड, लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लिखा ट्रांसवर्स। कई बच्चों ने आंसर कर दिया होगा, बिल्कुल समझ गया मैं। लेकिन जिन बच्चों को बेटा नहीं आ रहा, ध्यान से देखें, साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, कभी कभी पूछ लेगा, साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव बेटा दो प्रकार की होती है, एक होती है लॉन्गी और एक होती है ट्रांसवर्स। एक होती है लॉन्गी और एक होती है ट्रांसवर्स। जो साउंड वेव है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनली वेव है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है पार्टिकल उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। अगर वेव आपकी तरफ आ रही है तो देखिए बेटा पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा। वेव आपकी तरफ आ रही है, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना। तो यहां पे इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा लॉन्गिट्यूडनली वेव। दूसरा लिखा पोलराइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साउंड वेव को पोलराइज्ड नहीं किया जा सकता। कभी कभी आपके पास एग्जामिनर रखेगा निम्न में से साउंड वेव कौन सा फिनोमेना नहीं दिखाती है, तो ध्यान रखेंगे पोलराइजेशन का फिनोमेना साउंड वेव नहीं दिखाएगी। क्लियर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा आपके सामने, ये पूछा गया है व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैग्नेटिज्म से लिया गया है। ध्यान से सुने, एक्स ग्रुप के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और एनडीए में बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्शन से पूछे जाते हैं, और मैग्नेटिज्म से तो बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हर प्रकार के एग्जाम में। 12th के बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि आपके जो एग्जाम होते हैं उनमें ये मैग्नेटिज्म से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब तो पैटर्न भी चेंज हो गया है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है आपसे। बोला कोई बार मैग्नेट है जिसको बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, इसका मतलब क्या हुआ सर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये रहा आपका, है ना। कभी कभी बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को लिख देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पैरेलल एंड इक्वली सेपरेटेड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्वली सेपरेटेड का मतलब हुआ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई बार मैग्नेट है बेटा, ऐसा रखा कोई बार मैग्नेट है ना, बिल्कुल आप इसे ले सकते हैं चार्ज से, डाइपोल से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसी प्रॉपर्टी डाइपोल की है बेटा, बार मैग्नेट की भी ऐसी प्रॉपर्टी है। देखो ये कोई बार मैग्नेट है बेटा, इसके इनसाइड पे इनको एम से बोला जाता है, इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या बोली जाती है, पोल स्ट्रेंथ। जैसे डाइपोल में चार्ज होते हैं वैसे यहाँ पे क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो जब भी कोई बार मैग्नेट बेटा इसमें रखा जाएगा तो ये कोशिश करेगा क्या, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे कहां लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा। ये अगर साउथ पोल है, अगर ये नॉर्थ पोल है ना, जैसे डाइपोल में लगता था। तो देखो फोर्स तो इक्वली हो गया, जितना बेटा राइट हैंड साइड में उतना क्या लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर टू इक्वल फोर्स किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लग रहे हैं तो एक कपल जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से बेटा इसमें ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं होगा। ध्यान से सुने, इसमें ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि बेटा जितना आपका राइट हैंड की तरफ फोर्स लग रहा है उतना कहां लग रहा है, लेफ्ट की तरफ लग रहा है। इसका मतलब एफ नेट इस पे 0 है। बट इस डिस्टेंस की वजह से जो डाइपोल इस बार मैग्नेट की डिस्टेंस है, सपोज हमने 12 ले रखी है, इस डिस्टेंस की वजह से इस पे कपल जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इस मैग्नेटिक फील्ड में टर्न होने की कोशिश करेगा। हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने, टर्न होने की कोशिश करेगा, जिसे इस फिजिक्स की भाषा में बोला जाता है टॉर्क, यानी कि इस पे लगेगा बल आघूर्ण। अब आप देख रहे होंगे आपको कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा है। मेरे हिसाब से तो मुझे बेस्ट लगा सर, विल टर्न इन द फील्ड। ये फील्ड में क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। समझ में ही बात आपको, उम्मीद करता हूं हर बच्चे को बहुत आसानी से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अ बार मैग्नेट कैप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखेंगे अगर कोई बार मैग्नेट बेटा मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो क्या होना चाहेगा। देखो जब भी कोई बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा ना बेटा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग आना चाहेगा। इसकी टेंडेंसी होगी कि मैं ऐसे आ जाऊं। अगर ऐसे रखा है तो ये ऐसे आना चाहेगा, अगर ये ऐसे रखा है, इस प्रकार से रखा है, तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग आना चाहता है। तो आप देखेंगे अब बार मैग्नेट कैप इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स पैरेलल टू द फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या आना चाहता है बेटा, पैरेलल आना चाहता है, ठीक है ना, ताकि इस पे नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये आपका इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। कभी कभी बेटा आपसे खास तौर पे एक्स ग्रुप से इस प्रकार की यूनिट पूछ ली जाती है, एनडीए में भी आपसे यूनिट पूछी ला जाती है, इसलिए यूनिट और मेजरमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, जो कि फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है। देखेंगे ध्यान से, एम्पियर मीटर स्क्वायर बच्चा किसका यूनिट है। पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक मूवमेंट, दूसरा होगा पोल स्ट्रेंथ, तीसरा होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और ये होगा मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो ध्यान रखेंगे जो एम्पियर मीटर स्क्वायर है बेटा वो मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट है।
एम्पेयर जो है किसका है, मैग्नेटिक मोमेंट का, जिसको एम से दिखाते हैं, ये होता है बेटा आई इंटू ए। ध्यान से देखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू एरिया। तो करंट का फॉर्मूला क्या हुआ, एम्पियर, और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। कभी कभी आपको इससे पूछेगा। दूसरा हम जानते हैं टाउ बराबर होता है बेटा एम बी साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा। यहाँ पे ये एम है वो मैग्नेटिक मोमेंट है, और बी होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। अगर हमें यहाँ से एम की यूनिट निकालनी है तो लिखेंगे टाउ अपॉन बी। टाउ का मतलब हुआ बेटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको बोलेंगे न्यूटन मीटर, और इसको बोलते हैं टेस्ला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हम सीखने जा रहे हैं, ध्यान से देखें। पहला यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, आई इंटू ए से, याद करने के लिए बता रहे हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। दूसरा बेटा हम लिख सकते हैं टाउ बराबर क्या होगा, एम बी साइन थीटा। जैसे आपने देखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पी साइन थीटा। ऐसे जब कोई बार मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उसकी वजह से उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। कितना लगेगा सर, एम बी साइन थीटा लगेगा। हम देखना चाहते हैं यहाँ से इसका यूनिट कितना आएगा, तो एम बराबर हो जाएगा टाउ अपॉन बी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूटन मीटर को बोला जाता है बेटा जूल। क्या बोला जाता है, जूल। तो एक दूसरा यूनिट बेटा इसका हो जाएगा जूल पर टेस्ला, यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, जूल पर टेस्ला बोल सकते हैं। क्या बात समझ में आई सभी को, ठीक है बच्चा। तो देख सकते हैं 2 यूनिट हमने यहां से कैसे सीख लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द ग्राफ बिटवीन, देखें, व्हेन द ग्राफ बिटवीन करंट थ्रू एंड वोल्टेज अक्रॉस अ डिवाइस इज स्ट्रेट लाइन। अगर बेटा स्ट्रेट लाइन है तो बोला गया उस डिवाइस को क्या बोला जाता है, बहुत आसान सी बात है, उस डिवाइस को बोला जाएगा बेटा लीनियर डिवाइस, है ना। कभी कभी ऐसा ग्राफ बनता है वोल्टेज और करंट के बीच में, तो ये देखो ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। कभी कभी इस पैटर्न में पूछ लेगा, बताओ ये किस कंडक्टर का ग्राफ है, तो ये जो ग्राफ है ये होगा बेटा ओहमिक कंडक्टर का। किसका ग्राफ होगा, ओहमिक कंडक्टर का ये ग्राफ होगा, ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना। कभी कोई पूछेगा वी आई ग्राफ का जो स्लोप है, वी आई ग्राफ का जो स्लोप है, तो वी आई ग्राफ का स्लोप होगा बेटा वी अपॉन आई बराबर क्या होगा, टेन थीटा। यही तो हुआ स्लोप, और वी अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो कभी कभी पूछ लेगा वी आई ग्राफ का स्लोप बताएगा, क्या बताएगा, रेजिस्टेंस बताएगा। जी बिल्कुल, रेजिस्टेंस बताएगा। आज सेशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चा, वो होगा 30 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा मैग्नेटिक मूवमेंट इज अ, देखें ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है जरा बताओ, अ फोर्स ऑन अ बार मैग्नेट। क्या मैग्नेटिक मूवमेंट किसी बार मैग्नेट पे फोर्स लगने को बोलेंगे, या बोलेंगे अ टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट, अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट, या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द बार। तो सुने बेटा ध्यान से, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, जब किसी बार मैग्नेट को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो बेटा उस पे लगता है एक टॉर्क। वो किसकी वजह से लगता है, मैग्नेटिक मूवमेंट बोला जाता है उसे। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इसकी डायरेक्शन होगी बेटा साउथ से नॉर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ। ये रहे आज के 10 क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा किस तरीके से बेटा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।